अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे फारूक हमीद खान साहब, मुर्तज़ा डार साहब, सोहेल भट्टी साहब और सना मिर्ज़ा साहिबा। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अल कादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब की जानिब से की गई चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा है कि चेयरमैन PTI ये कह रहे हैं कि नैब वाले 10 मिनट सवाल पूछते हैं, फिर गपशप लगाने में मसरूफ हो जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब अदालत पेशी पर बुशरा बीबी के साथ जो सलूक किया गया, उनकी गाड़ी को चारों जानिब से नामालूम अफराद ने न सिर्फ घेरा बल्कि शदीद नारेबाजी भी की गई। गाड़ी में चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान भी मौजूद थी, नौरीन बीबी भी उनके साथ मौजूद थी। और सिर्फ यही नहीं, दूसरी जानिब बरतानिया में आजकल मुकीम है PTI रहनुमा शहजाद अकबर, जिन पर नामालूम शख्स की जानिब से तेज़ाब भी फेंका गया है। कोई डिलीवरी बॉय था उनके मुताबिक जिसने तेज़ाब फेंका और हमला आवरों ने घर में घुसकर ये कार्रवाई की है। हैरत की बात तो यह है कि एक तरफ तो PTI को इंतखाबी निशान में मुश्किल पेश आ रही है, उसके बाद केसेस में उनकी मुश्किलात हैं और अब ज़िंदगी भी उनकी मुश्किल बनाई जा रही है। तो क्या ये तरीका, ये अमल दुरुस्त है या नहीं? फारूक साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि बुशरा बीबी की गाड़ी पर जो हमला किया गया, जिसने भी ये हमला करवाया, क्या ये अच्छी रिवायत डाल रहा है वो? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। नहीं देखें, ऐसी चीज को आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते। बाकी बात है कैंडेमिक की बात करें, खातून वो भी खातून जो पाकिस्तान की फॉर्मर फर्स्ट लेडी है। मसला ये है, पाकिस्तान में देख रहे हैं हमारे ओवरऑल एंड मॉरल डिक्टेशन है वो हुआ वो नजर आ, और फिर ऊपर से सोशल मीडिया, आपको पता फिर मामला वो एग्जैक्ट हो जाता है और कितना वाइड स्प्रेड जो है उसकी है। तो आप देखें कि वैसे ठीक है, पाकिस्तान में आप में आते हैं तो भी आप लूट गिफ्ट भी लेते हैं, फॉरेन ट्रिप्स भी करते हैं, प्रोटोकॉल भी आपको मिलता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब खुशियाँ भी होती हैं और काम गलत होता है तो फिर आपको भी भुगतना पड़ता है। और जब केसेस आप देखते हैं और पब्लिक हैं तो इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। बात वही कोई कह सकते ये है। अब देखें ना, एक जमाने में रियाम खान की बुक आती थी, फिर अभी चंद दिन वो एक और खातून हुई, वो हाजरा, कि मुझे पता था मीडिया में मैंने तो देखा नहीं। अजीब अजीब थिंग्स आर हैपनिंग। आपने 190 मिलियन केस की बात की। आप हम तो जावेद साहब ने जो 3 दिन पहले बड़ा हल्का क्रिएट किया था, एक बड़ा इंटरव्यू आ रहा है, ये अपना बिजनेस टाइकून की नाम अभी भी नहीं जा सकता। तो जनाब हम तो उसके हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक है फारूक साहब, कुछ डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से मैं आपकी लाइन दोबारा से कनेक्ट करवा रही हूँ। इतने में मुझे डार साहब से सवाल कर लेने दीजिएगा। पुलिस की मौजूदगी में बुशरा बीबी की गाड़ी पर यह हमला हुआ है, ये नामालूम अफराद आखिर कौन थे? पुलिस क्यों खड़ी रही, क्यों उनको नहीं रोका गया, और इतना प्लान्ड आज का ये जो वाकया था, इस पर डार साहब आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, बात यह है कि ख़वातीन के नाम पर सियासत करना या ख़वातीन को शामिल करके सियासत करना या ख़वातीन को सामने रखते हुए वेंट आउट करना, क्या ये ज़ेब देता है हमें? बतौर मुसलमान भी मेरा ये सवाल है, बतौर इंसान भी मेरा ये सवाल है। अब फ़ातिमा जिन्ना से शुरू हों, बेगम नसीम वली ख़ान तक पहुँचें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक आप पहुँचें, उसके बाद नुसरत भुट्टो साहिबा तक आप पहुँचें, उसके बाद आप ये रिहाम खान वाली किताब आना देखें। तो ये अब जो नई एक्ट्रेस है, जिसका मुझे तो इल्म नहीं, शायद आप ड्रामे बहुत देखती हैं तो आपको इल्म हो कि वो कौन सी एक्ट्रेस है। मैं नहीं जानता वैसे उसको, उसकी फिर ये किताब का सामने आ जाना हो, या वो मरियम औरंगज़ेब के ऊपर लंदन के अंदर उनके ऊपर जिस किस्म का रिएक्शन लोगों ने वहाँ पर दिया, या वो हिना परवेज़ भट्ट के ऊपर रिएक्शन दिया। माई ओनली कंसर्न क्वेश्चन इज़ कि इन्वॉल्विंग वेमेन और इन्वॉल्व करके इस किस्म की सियासत करना, मुख्तलिफ हर एक के साथ एक मुख्तलिफ तारीख़ है, उसके ऊपर जुमलेबाजी कसना, किसी का जो है वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ करना, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो ज़ेब नहीं देती। ये इस चीज़ की तर्जुमानी करती हैं दैट यू आर वीक, आप कमज़ोर हैं, आपका नैरेटिव, आपका बयानिया, आपकी सियासत जिसके अंदर आप इसको लेके चल रहे हैं, उसमें कहीं झोल बहुत ज़्यादा है। उसको बैलेंस करने के लिए आप इस किस्म के हथकंडे जो है वो अपनाते हैं, वो कोई भी जमात हो या वो कोई भी धड़ा हो। सो दिस शुड नॉट हैपन, दिस शुड नॉट वर्क। अब उस गाड़ी में अब देखें
कि शोर ये है कि जी वो बुशरा बीबी जो है वो उनको घेर लिया, तो गाड़ी में तो इमरान खान की 2 बहनें भी सवार थी, आपने अपने इब्तदाई के अंदर अभी कहा है। अब वो लोग जो नारे लगा रहे हैं, सो वो नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए, पूछ पड़ताल होनी चाहिए। भाई वो इंतहाई हसास इलाका है, जितने हमारे रिपोर्टर वहाँ पे कवर करने जाते हैं उनको इस चीज़ का अंदाजा पहले तो डॉक्टर साहब इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ना, अभी तो उनके फुटेज है, फुटेज में सारी शक्लें बिल्कुल आसानी से सामने आ नकलो चुकी हैं, हरकत नहीं हो सकती। लेकिन ये नामालूम क्या नामालूम ही रहेंगे, अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है। स्ट्रेंथ बड़ी कम थी, मैंने देखा लोगों की गालबन कोई 8-10 के करीब लोग थे, बहुत कम थे, और इतनी 8-10 लोगों को गुस्सा हुआ, लेकिन वो खबर हमें यूँ लगी जैसे कोई 8-10 हज़ार बंदा वहाँ पे पहुँच चुका है और वो कहते हैं जी बुशरा बीबी ने ये जो किया बड़ा गलत किया। सो मैं इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं पढ़ना इस डिबेट में चाहता हूँ, मैं बात ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन ख़वातीन को उनके घर के ज़ाती मसलों को ले कर सियासत में लाना या एक ऐसा रोल उनसे प्ले करवाए जाने की कोशिश करना जिसमें कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पिन्हा हो, छुपा हो, ज़ेब देता है नहीं देता, कोई असर करता है नहीं करता, कोई रिजल्ट देता है नहीं देता। और जिन लोगों ने माजी में किया उन्हें क्या गोल्ड मेडल मिले, उन्हें फूलों के हार पहनाए गए, उनको आज भी उनके जुमलों को, उनकी बातों को, उनके छपाए हुए पैम्फलेट्स को जो हवा से गिराए थे पैम्फलेट्स, उनको आज भी लोग बुरे अल्फाज में याद करते हैं। किसी ने उसका ताल्लुक किसी भी जमात से उसने ये नहीं कहा कि जी मरियम औरंगज़ेब के साथ बड़ा अच्छा हुआ, हिना परवेज़ भट्ट के साथ लंदन में बड़ा अच्छा हुआ, लोगों को गम और गुस्सा, रिवेंज लोगों के अंदर होना, ये चीज़ है। मर्दों के साथ भी इस किस्म के रिएक्शन हुए हैं, लेकिन इंक्लूडिंग विमेन इन दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस शुड नॉट हैपन एट ऑल, बिकॉज दिस इज़ नॉट ऑल्सो वर्किंग। अगर वर्किंग भी कर रहा हो तो तब भी नहीं ये करना चाहिए। ठीक है सोहेल साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, क्या एजेंडा क्या है? सर ना देखिए, ब्लैकमेल करना तो मेरे ख्याल में अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई, ना कोई ऐसा सिनेरियो है। बिलखुसूस जितने मामला अब तक सामने आ चुके हैं, जितने केसेस तैयार हो चुके हैं और केसेस डील नहीं हो पा रही ना, किसी डील का हिस्सा नहीं बन रहे इमरान खान। स्टेज है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। डील की तरफ नहीं आ रहे इमरान खान साहब, डील का हिस्सा नहीं बन पा रहे, इसकी जो खबरें हैं अमेरिकी सफीर मेरा से ख्याल है कि बड़े अब वो वक्त कॉन्फिडेंट गुजर थे। चुका। अब मामला जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, अब वो मेरा नहीं ख्याल किसी डील की इस वक्त जरूरत है। मामला जिस जगह पर आ गए हैं वो वक्त था, वो वक्त गुजर चुका। सही। और वैसे भी कोई भी सियासतदान, दुनिया भर के अंदर सियासतदान अपना सियासी रास्ता हमवार रखने के लिए, अपने लिए सियासत का दरवाजा खुला रखने के लिए बातचीत करते हैं। वो वक्त गुजर गया, बहुत से ऑप्शंस उनको दिए गए, बहुत से शख्सियात उनके पास चलकर भी गई, लेकिन अब बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका। मेरे ख्याल में इस स्टेज के ऊपर उनको किसी ऐसी अटैम्प्ट की जरूरत नहीं है। अब जिस चीज़ की अटैम्प्ट हो रही है, जो मुख्तलिफ केसेस जो लॉन्च किए गए, वो अब अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा इसका थोड़ा सा मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी स्टेज के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर पहुंचकर बुशरा बीबी के जरिए से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो आपका बुनियादी सवाल था, जो कि वहाँ पर अडियाला रोड के बाहर एक वाक़या पेश आया, इंतहाई काबिल अफसोसनाक वाक़या था, काबिल मुज़म्मत था और नहीं होना चाहिए। हमारी तारीख की सवाल ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो सोच जो गुज़श्ता 10 सालों में जिसने जन्म लिया, वो अभी भी परवान चढ़ रही है, वो ख़त्म नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जूता मार देना, साबिक वफाकी वजीर के ऊपर फायर कर देना, एक सीनियर अरकान पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर पार्लियामेंट लॉजिस के सामने एक जत्थे के चढ़ाई कर देना, दस्तों गिरेबाह हो जाना। अनफॉर्चुनेटली ये जो अदम रवादारी का कल्चर पैदा हुआ तो गुज़श्ता 10 सालों के दौरान, ये उसी सोच का एक शाखसाना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जिससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो क्या मामला है? वो मामला ये है कि अब तक बुशरा बीबी का जो रोल अब तक सामने आया है, पहले वो लोग जो पार्टी का हिस्सा थे, मुख्तलिफ तरफ से बातें आती रही, लेकिन पीटीआई के चाहने वालों ने, उनके फॉलोअर्स ने उन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज इमरान खान जिस नहज पर पहुंचे हैं, अब उनके फॉलोअर्स और ज़्यादातर लोग, इवन हमारा भी उसके ऊपर बहुत से केसेज ऐसे सामने आए हैं, उस्मान बुज़दार का मामला हो, फराह गोगी का मामला हो, एहसन जमील गुज्जर का मामला हो, चेयरमैन पीटीआई जिस नहज पर पहुंचे उसके अंदर बड़ा हाथ है बुशरा बीबी का। तो अब उनके फॉलोअर्स के अंदर एक बड़ी रिजेंटमेंट है। जो आज भी बड़े डाई हार्ट फॉलोअर्स हैं, वो ये समझते हैं कि 2017 में जिस तरह का एक्ट करते हुए बुशरा बीबी ने इमरान खान को ट्रैप किया, और उसके बाद जिस तरीके से उनके मामला शादी के तय पाए, और जिस तरीके से जिस इस्लाम के अंदर जिसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि एक खातून ने एक मर्द को अपनी मुरीदी में लिया और मुरीदी में पूरा घर हस्ता बस्ता अपना उजाड़ा और आगे चल के उसको भी उजाड़ दिया, तो लोगों के अंदर रिजेंटमेंट है जो इमरान खान के अभी भी चाहने वाले हैं। तो इस पहलू को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि लोगों के अंदर एक रिएक्शन मौजूद है कि ये वो
बुशरा बीबी हैं जिनकी वजह से पीटीआई के लिए और सिर्फ पीटीआई के लिए बेपनाह मुश्किलात में इजाफा हुआ। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कंक्लूड ये करूंगा कि किसी भी सूरत किसी खवातीन से मुतल्लिक ऐसे रिमार्क्स और ऐसे तर्ज अमल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, और चीज़ों को सिस्टम और कानून के मुताबिक चीज़ें आगे चल रही हैं, चीज़ें उसके मुताबिक तय होंगी। और ये जो अटैम्प्ट अगर हुई भी है या कोई करने की कोशिश करता है, उसका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव इस वक्त नहीं है कि खान साहब को ब्लैकमेल करके अब बेल की जाए। अब मामला आगे जा चुके हैं और चीज़ें अब अदालतों में तय होनी है। जी ठीक है सोहेल साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। सना, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो नारे लगाए गए जब गाड़ी पर हमला हुआ बुशरा बीबी को, तो उनमें से एक ये बात भी की गई कि इद्दत में निकाह नामंजूर, इसके भी खिलाफ नारे लगाए गए। बेसिकली ये मज़हब को अटैच किया जा रहा है, और जो थ्रेट्स हैं वो ना सिर्फ बुशरा बीबी के लिए हैं, इमरान खान के लिए तो है ही है, और दूसरी जानिब शहजाद अकबर पर जिस तरह से तेज़ाब हमला हुआ है, उसके पीछे कौन हो सकता है, क्या कहेंगी आप? साढ़े नाखुना से साढ़े वाला साथी तौर पर कहता हूँ कि इस मामले के ऊपर भी रावी चैन ही चैन दिख रहा है। जिंकवी ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे यही सवाल मैं कर लेती हूँ। शहजाद अकबर साहब सोशल मीडिया पर उन्होंने क्लेम किया है, इस तरह मैंने घर चेंज किया था, घर चेंज करने पे मुझे नहीं पता था कि इस घर का ठिकाना भी मिल जाएगा। एक डिलीवरी बॉय आता है और वो तेज़ाब फेंकता है और बच्चे बीवी महफूज हैं, लेकिन मैं जो है एक साइड से काफ़ी जो है ज़ख्मी हो चुका हूँ। आपको क्या लगता है कि किस तरह का ये एक अमल है, कौन है इसके पीछे, कराने वाला कौन है? देखिए जी, बात यह है कि वो शहजाद अकबर हो या वो कोई भी शख्स हो, आपको उसकी सियासत से मसला है, उसके किसी भी फेल से मसला है जो उसने बतौर सियासतदान जो है या बतौर मुशीर उसने जो भी खिदमात सर अंजाम दी, जो उसने बड़ा गलत किया, उसने गबन किया, उसने चोरी की, ये किया वो किया, अगर तो आपका यही है गुस्सा उस पर, तो उसको डील करने के लिए अदालतें हैं, उसको डील करने के लिए कवानीन है, आपको उन पर अमल करना है। लेकिन अगर आपका कोई ज़ाती फेल है, ठीक है, आपको कोई पर्सनैलिटी क्लैश है, मुझे नहीं पता जिस डिलीवरी बॉय ने उनके ऊपर जाके तेज़ाब फेंका, मैंने उनकी ट्वीट पढ़ी अभी तकरीबन को 4 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जी कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ज़ख्म आए हैं, वो लिक्विड फॉर्म में तेज़ाब फेंका गया था। ये भी उन्होंने कहा कि जी मेरी बेगम, बच्चे, फैमिली जो है मेरी वो महफूज है। सो वो पॉलिटिकल है या वो पर्सनल है, वो जिसका भी है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेट करके बरतानिया जैसी पुलिस को, इंटरपोल को या उनकी अपनी जो लोकल मेट्रो पुलिस है, उनको बंदा आइडेंटिफाई सिर्फ नहीं करना चाहिए बल्कि सामने लाना चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए, पूछगिछ करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि भाई तुमने जो ये काम किया ये क्यों किया, ज़ाती फेल था, किसी के कहने के ऊपर तुमने किया, और उसकी तय तक पहुँचना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि उसका पहरा रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को भी देना चाहिए कि हमारा ज़ाहिर है एक फॉर्मर, वो जैसा भी आपके डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो एक फॉर्मर जो है वो पब्लिक सर्वेंट रहा है, तो वी आर कंसर्न्ड। इनको कोई एम्बेसी से अपने वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा भेजना चाहिए नोटिफिकेशन या ऐसी अर्ज भेजनी चाहिए जिसमें उनको पता लग सके दैट दे आर कंसर्न्ड। क्योंकि आप फॉर अ मोमेंट तसव्वुर कर लें कि इसी किस्म का एक्ट पाकिस्तान में हुआ और वो बरतानिया का शहरी हो, तो क्या बरतानवी गवर्नमेंट उसका फॉलोअप नहीं करेगी? वो करेगी, यकीनी तौर पे करेगी। सीसीटीवी फुटेज में ये सेव हुई है सारी। ये जो कुछ भी चल रहा है, ये जितने भी डॉट्स आपके सामने हैं, इनको आप कनेक्ट करें ना, आप इनको एक लड़ी में पिरोने की कोशिश करें, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। रियलिटीज़ आप कुछ जानते हैं, और कुछ रियलिटीज़ जब ये चीज़ें अनफोल्ड होती हैं आपके सामने आने लग जाती हैं, उस पर सिर्फ एक ठप्पा लग जाता है, हाँ जी काम ऐसा ही है। तो ये जो भी हो काम, वो पीटीआई की गवर्नमेंट के लोग थे या मुझसे पहले नून लीग की गवर्नमेंट के लोग थे, दिस इज़ नॉट अ वे। दिस वेज जो है ना, या इस रास्ते पे चलना आपकी वीकनेसेस को शो करता है, आपकी गलत प्लानिंग, स्ट्रेटजी, और उस पर जो भी आप हैमरिंग करते हैं उसको शो करता है कि ये गलत है। सही। सना, आपसे मैं सवाल कर लेती हूँ, एक जानिब ना सिर्फ पीटीआई पर केसेस की भरमार है, दूसरी जानिब अब देख लें कि मुल्क में ना सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज सेफ है बल्कि उनके कारोबार किस तरह से बहुत बुरी तरीके से ख़त्म करवाए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, इंतखाबी निशान तक उनका इस टाइम मुश्किल में नज़र आ रहा है कि मिलता है या नहीं। तो इस सब से क्या हमें जो है वो हासिल हो रहा है, आपको क्या लगता है? सना, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने पहले भी शायद जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर सके थे कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। देखिए, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है अल्टीमेटली होना था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये नून लीग के साथ होता रहा, नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा, आमराना दौर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होता रहा। कोई एक दौर आप मुझे बता दें
जब पॉलिटिकल पार्टीज को क्रश नहीं किया जाता रहा। लेकिन वजह क्या है, रूट कॉज ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जब इख्तिदार में आती है तो छुरा तेज करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जिबा करने की कोशिश करती है। मेरा ख्याल है कि हमें एक अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस देना चाहिए। और अब जो कोशिश की जा रही है, ये जो मैसेज, ये जो सबक पीटीआई को मिल रहा है, ये इसलिए सबक इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद उनकी अपनी जमात टूटकर बिखर चुकी है। तो आई थिंक हमें इस सिस्टम में रहते हुए, जो आजकल अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि पता नहीं 8 मई को भी इलेक्शन, 8 फरवरी को भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये अफवाहों का खत्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इस मर्तबा इलेक्शन नहीं हुए तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे सिस्टम की तरफ चले जाएंगे जो कि एस्टैब्लिशमेंट ओरिएंटेड होगा, जो कि आपको डेमोक्रेसी से बहुत दूर ले जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को समझें। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जो दुरानी साहब बात कर रहे हैं कि एक ऐसा ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए पॉलिटिकल कि तमाम पार्टीज बैठे, तो आई थिंक उसमें इदारों को पीछे हट के पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लिबर्टाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको माइनस सिस्टम से नहीं कर सकते हैं। ये वो 10-20 साल पुराना दौर नहीं। अगर आज नवाज शरीफ साहब ये क्लेम करते हैं कि जी एक मुल्क जो कि हंसता बसता था, जो मुझे नहीं पता कि किस पैमाने पर वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो तरक्की के रास्ते पर था और उसको रोका गया सिर्फ एक सिस्टम या एक पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए, तो इस एक्सरसाइज को खत्म होना चाहिए। और जहां तक बुशरा बीबी के हवाले से बात थी, वो एक पॉइंट में पिछले सवाल का जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी कि देखें, हमें जातियात की सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी बुनियाद रखी, बदतमीजी की सियासत की बुनियाद रखी, इल्जाम तराशी की बुनियाद रखी, फोन कॉल टेप करने की बुनियाद रखी, तो ये पहली दफा नहीं हुआ। बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में पीपल्स पार्टी के लोग माजरत के साथ नून लीग की तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट्स आते रहे 80s में और 90s में, हमें याद है। नवाज शरीफ साहब का माजी क्या रहा ये भी हमें पता है, नवाज शरीफ साहब का क्या रहा ये हमें पता है, हमजा शहबाज साहब का क्या रहा ये भी हमें पता है। तो आई थिंक पीटीआई भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी दूध की धुली हुई नहीं है। हमें जातियात की सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर पीटीआई चेयरमैन को कोई प्लेबॉय कहता है तो ये वो बात है जो नविश्ता दीवार है, जो हमें पहले दिन से पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। या तो आपको एज अ लीडर लाना ही नहीं चाहिए था, और अगर तमाम तर खामियों के साथ, अब मुझे नहीं पता कि मुर्तजा मेरी किस बात के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं तो वो बात कर रही हूँ जो कि रियलिटी है। तो आई थिंक अगर ऐसा था तो फिर सोच समझ कर लाना चाहिए था, और अगर आप ले आए हैं तो आप बर्दाश्त करें। फारूक साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। कर सकते हैं आप इसको होल्ड करके, इसको मजीद गंदा नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगी कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हमें इन पॉलिटिक्स में उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। खुदारा हमें सियासत करनी चाहिए, हमें जाती हमले नहीं करने चाहिए। कम से कम नून लीग को एक अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए। जो कुछ बेनजीर साहिबा के साथ किया वो तारीख अब दूसरे अंदाज में दोहराए ना कायम, क्योंकि ज़ाहिर है एक्सपीरियंस में भी नून लीग फिलहाल सबसे ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नवाज शरीफ साहब के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मईशत को ठीक करना है तो तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर किस तरह से इकट्ठा करके मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर सोचना है, करना चाहिए। एक मिसाल सेट होनी चाहिए और ये जो ट्रेंड है ये ख़त्म होना चाहिए। फारूक हमीद साहब, मुझे सिर्फ नैब की कारकर्दगी का बता दीजिए। तवील घंटों की जो तफ्तीश है, ये एहतसाब का अमल इस तरह से चलेगा, जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 10 मिनट सवाल किया जाता है और उसके बाद सिर्फ गपशप ज़्यादा की जाती है, तो क्या फोकस किस पर किया जा रहा है दरअसल? देखिए, ये अल कादिर ट्रस्ट केस और ये 190 मिलियन पाउंड केस, ये दोनों लिंक्ड अप हैं। तो पहले मैं एक कमेंट कर दूं कि शहजाद अकबर को फिर बीच में वो गैप आ गया था। शहजाद अकबर साहब जो है वो उनका एक बड़ा मेन रोल रहा है इस 190 मिलियन पाउंड केस में। अगर उनके ऊपर एक आप कातलाना हमला कहें, ये जो भी कहें, जो तेजाब फेंकने की कोशिश की गई, शुक्र है वो बच गए हैं। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, क्योंकि देयर आर सो मेनी वेस्टेड इंटरेस्ट इस केस के अंदर, जो कि नहीं चाहते कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बयानात दें या कोई मजीद जो बातचीत इसके ऊपर करें, बिकॉज उनको बहुत कुछ पता है जो कि शायद अभी नैब वालों को भी ना पता हो। तो ये एक हो सकता है एक थ्रेट टू हिम। दूसरी बात ये, आपको याद हो कि लंदन में से पहले एक वाकया हुआ था, लेकिन वो तो खैर बहुत सीरियस था, और उस जमाने की जो MQM थी, उस जमाने की MQM के, अगर आपको याद है, उनका एक लीडर था इमरान, वो तो ही वाज मर्डर्ड इन लंदन। और बाद में पता लगा था कि जो लोग करने वाले थे वो MQM के इन फाइटिंग, उनकी आपस में पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात थे और जो दुश्मनियां थी, शायद उसका नतीजा था। बाद में केस का आई डोंट नो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी नजर में प्रॉब्लम इज लिंक्ड विद द 190 मिलियन पाउंड केस। अब मैं आ जाता हूँ नैब पे। देखिए, नैब का एक उसूल बड़ा क्लियर है कि हम जब मुल्ज़मान को नैब पंजाब में बुलाते थे के प्रेमिसेस में डे टू डे बेसिस इन्वेस्टिगेशन पे, तो बड़ा रूल बहुत क्लियर थे, कॉन्टेक्ट वो SOP बहुत क्लियर थी कि मुल्ज़मान को नंबर 1
उनको चाय पिलाई जाएगी, उनको स्नैक्स खिलाए जाएंगे और बड़ी इज्जत के साथ एक कंबाइंड टीम होगी जो उनको इंटरोगेट करेगी, सवाल जवाब करेंगे और फिर उसकी पूरी वीडियो बनाई जाती थी, जाहिर बात है रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे तो खैर मामला उल्टा है कि कल 4 टीमें गई हैं अपने अडयाला जेल में, जिन्होंने चेयरमैन पीटीआई को इंटरव्यू किया, इंटरोगेट किया वगैरह। तो ये हंसना और ये आई डोंट नो कि ये वहां पे क्या माहौल था। चले अच्छी बात है कि माहौल था, हाँ ठीक माहौल था। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि इस केस में इतना क्या रह गया है कि नैब को 4 दफा इस केस से लिंक जो है टीमें कल गई डाली जाए, लेकिन भारत वो नैब का काम है, नैब देखे। लेकिन इंपॉर्टेंट एक मैं बात कहना चाहता हूँ जी वेरी क्विकली फारूक साहब, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी, बुशरा बीबी के केस में ये कंडेमेबल है, लेकिन बात भी यह है कि जब कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी में, हमारे पॉलिटिकल अपना निजाम में शाइस्तगी और ये चीजों का नाम नहीं है। यहाँ पे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सियासत नहीं, अब तो सियासी दुश्मनियां होती हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, हर पार्टी को मैं कहूँगा उनके हवाले से। और इस केस में तो ये है कि अगर आप फॉर्मर फर्स्ट लेडी हैं, आप पावर में रही हैं, यू एंजॉयड प्रोटोकॉल, ये सबके लिए है, सब खवातीन के लिए जो इस तरह पावर एंजॉय करती हैं, गिफ्ट मिलते हैं फलां, तो फिर उनकी जब कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो उन कॉम्प्लिकेशन में इस किस्म के जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो सियासी जमातों को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है फारूक साहब, पॉइंट आपका भी क्लियर है। ब्रेक मुझे अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम नवाज के अल-अज़ीज़िया और पनामा और एवन फील्ड रेफरेंसेस का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात इस्लामाबाद की सियासी फ़ज़ाओं में हाई कोर्ट की, जिसके अंदर बड़ी अदालत लगी है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने खिलाफ अल-अज़ीज़िया, पनामा और एवन फील्ड रेफरेंसेस में अपनी ही कानूनी टीम के हमरा पेश हुए। समाअत शुरू हुई, दलाइल दिए गए, जुमलों का तबादला भी हुआ, अदलिया की तरफ से सवालात भी खड़े किए गए और जवाबात देने की नाकाम कह लें कोशिश भी की गई, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या नैब ने सिर्फ डाकिए का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था। जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। ताहम अदालत ने तो समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी है, लेकिन कई सवालात इससे जन्म ले रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग ने तो नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले ही वज़ीर आज़म भी डिक्लेयर कर दिया है। उज़मा बुखारी साहबा का जो बयान है वो बड़ा सामने आया है। वो कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ चेयरमैन PTI जेल में नवाज शरीफ को हल्फ लेते हुए देखें। सवाल इससे जुड़ा सुहेल भट्टी साहब, सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, जब करप्शन ही नहीं है तो फिर आमदन से जायद असासे आ कैसे गए? सना, ये बहुत अहम सवाल है और ये वो केस है जिसने पाकिस्तान की सियासत, मुआशरत और समाज का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया है, जिसका खमियाजा आज तक पाकिस्तान की कौम भी भुगत रही है और तमाम सियासी जमातें भी भुगत रही हैं। आपको याद होगा जब 2 रेफरेंसेस फाइल हुए थे, एक रेफरेंस में तो नवाज शरीफ साहब बरी हो गए थे, 2 रेफरेंस जिसमें एवन फील्ड का रेफरेंस था और दूसरा अल-अज़ीज़िया का। एवन फील्ड रेफरेंस जब नवाज शरीफ साहब बाहर थे, उस दौरान जब हाई कोर्ट में अपील फाइल हुई, उसके ऊपर प्रोसेस आगे चला, प्रोसीडिंग हुई, और उस वक्त जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बरी हुए, उस वक्त मुझे वो तमाम समातें बहुत अच्छी तरीके से याद हैं, जिसमें हाई कोर्ट के जज साहिबान मुसलसल नैब से पूछा करते थे कि ये हमारे 12 सवालात हैं, इन 12 सवालात के जवाब दे दीजिए ताकि हम इस केस को आगे बढ़ा सकें। तो वहां पर नैब की टीम के कभी हाथ पांव फूल जाते थे, कभी वो कहते थे 1 घंटा हो गया हम खड़े हुए हैं, मजीद हिम्मत नहीं है सवालों के जवाब देने की, हमें वक्त दिया जाए, और पेशी पर पेशी मांगते रहे। लेकिन अल्टीमेटली एवन फील्ड का जो तहरीरी फैसला जारी हुआ था, उसने भी इस चीज को स्टैब्लिश कर दिया था कि ये केस इंतहाई गलत तरीके से बनाया गया, करप्शन के सबूत नहीं है, और उस तय हो गया था कि एवन फील्ड के अंदर जो नवाज शरीफ साहब का केस का हिस्सा बाकी रह गया, उसके अंदर वो तहरीरी फैसला एक रिफ्लेक्शन मौजूद है। उसके बाद अल-अज़ीज़िया का मामला था, वो उसके अंदर वो मरियम उसके साथ उसमें शरीक मुल्जिम नहीं थी। अब ये मामला आगे चल रहा है और आज जस्टिस आमिर फरूक ने जो रिमार्क्स दिए कि चार्ज सही फ्रेम हुआ ना, नैब को पता था कि शवाहिद क्या है, और एक मौके के ऊपर जब नैब से पूछा गया तो नैब वकील ने इस बात के इंडोर्स किया कि नैब ने एक डाकिए का काम किया। अब आप खुद देख लीजिए कि वो मामला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मामला जेर समाअत था, JIT बनी, JIT ने अपनी तहकीकात करके नैब में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट की और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद नैब की टीम
और जिनके पास मुतलका तजर्बा था, जिनको पता था कि हमने जब ये रेफरेंस तैयार करना है इसको हमने साबित भी करना है। आपने ठीक है उस वक्त सेक्शन 9 के तहत किसी भी फर्द को आप मुल्जिम तस्वुर कर लेते थे कि ये आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आते हैं, साबित करें कि आपने करप्शन नहीं की, क्योंकि नैब के ऊपर तो जिम्मेदारी नहीं थी उस कानून के मुताबिक। लेकिन फिर भी एटलीस्ट इतने को एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए थे, और अगर एविडेंस नहीं थे तो किसी सूरत फिर नैब को रेफरेंस फाइल नहीं करने चाहिए थे। उस वक्त के चेयरमैन नैब के अफसरान को स्टैंड लेना चाहिए था, जिसके वो फैसले जिसके नतीजे में न सिर्फ पाकिस्तान का इमेज मुतासर हुआ, उसके साथ साथ हमारा जो ये नैब का एक कानून था जिसकी रही सही साख वो भी तबाह हो गई। और आज फिर वही सवालात हो रहे हैं, और आने वाली मजीद समातों के अंदर आपको यही जवाब मिलेगा कि हमारे पास सबूत नहीं है, चूंकि नैब ने एक डाकिए के तौर के ऊपर काम किया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और हम गुज़श्ता कई दहाइयों से इसी साइकिल से गुजर रहे हैं। अयूब खान के दौर के अंदर भी ऐसे बहुत से वाक़यात हमें पढ़ने को मिले किताबों में, जब उस वक्त भी इस नेचर के सियासी मकासद के लिए ऐसे गलत मुकदमात बनाए गए, जिसका खमियाजा अल्टीमेटली आने वाले दिनों में इस मुल्क और उसकी आवाम ने भुगता। तब मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया, इन केसेस का तो हमें पता चल रहा है, जो आज भी रिमार्क सामने आ रहे हैं, इसका क्या फैसला होना है। नवाज साहब ने बरी हो जाना है, लेकिन सिर्फ बरियत का फैसला काफी नहीं है, एक मरतबा बैठने की जरूरत है। कौन केसेस बनवाता है, कौन मतलूबा एविडेंस के बगैर रेफरेंसेस फाइल करवाता है, क्यों नैब और रेलेवेंट अथॉरिटीज अपना कानून के मुताबिक अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं करते, और किन मकासद के तहत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डैमेज किया जाता रहा माजी के अंदर। तो मेरे ख्याल में जो एक बात किया करते थे, कभी शायद नबासी भी करते रहे, बाकी सियासतदान भी ऑन एंड ऑफ करते रहे, कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, जहां पे इन तमाम चीजों को एक दफा रिविजिट करने की जरूरत है। अगर हमने आगे बढ़ना है, दुनिया का आज हम देखते हैं जिस स्पीड से दुनिया आगे बढ़ रही है, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन इंतहाई कीमती है, और हम पूरी एक एक दहाई हमने इन ऐसे मामलात पर सर्व कर दी, और वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ गए जहां से हम 10 साल पहले खड़े थे या 70 साल पहले खड़े थे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस फैसला तो ये आ जाएगा, इसके अंदर तो चीजें ऑब्वियस है, लेकिन इस बड़ों को बैठकर, तमाम सियासी जमातों को बैठकर इसको बैठ के इन चीजों को रिविजिट करना चाहिए, और ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। जिसके हाथ करप्शन से रंगे हैं वो बचना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ तमाम तर एविडेंस के साथ भरपूर तरीके से रेफरेंस फाइल होना चाहिए, FIR का दराज होना चाहिए, और जिससे मुतल्लिक शवाहिद नहीं है वहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, सियासी जमातों को जोड़ तोड़ करने के लिए, जमहूरियत को कमजोर करने के लिए ऐसे मजाक करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये मुल्क और कौम मजीद कुर्बानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ठीक है मुर्तज़ा, सिर्फ ये बता दीजिएगा, यही सियासतदान जब इनकी कबूलियत होती है तो इनके खिलाफ रेफरेंसेस, आमदन से ज़ायद असासाजात, ये करप्शन के केसेस बिल्कुल ऐसे जैसे मामूली चीज़ हो जाते हैं, और जैसे ही इक़्तिदार से बाहर होते हैं, इनके सर पर तलवार लटकानी होती है, तो यही केसेस, यही करप्शन इनके लिए बहुत बड़ा मसला भी खड़ा कर देते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा सिस्टम? देखिए जी, बात यही है जो आपने बात कह दिया, जरदारी साहब ने करप्शन नहीं की, क्लियर है, क्लीन है। शर्जील मेमन ने नहीं की, वो भी क्लियर है, क्लीन है। साहब ने नहीं की, अवैस मुजफ्फर ने नहीं की, वो भी क्लियर है। खुर्शीद शाह साहब, आपको पता है उनका, उन्होंने भी कोई करप्शन नहीं की, वो भी क्लियर है। अब इस तरफ नून लीग की तरफ आ जाएं, नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, शहबाज शरीफ भी हुदैबिया में आप देखें भी बिल्कुल क्लियर हो गए, सलमान, उनके जो बेटे हैं शहबाज, वो भी क्लीन चिट ले चुके हैं, इसहाक डार हजवेरी ट्रस्ट, वो भी बिल्कुल क्लियर हैं, उन्होंने भी कोई करप्शन नहीं की। ख्वाजा साद रफीक, पैरागॉन सोसाइटी, आपको याद होगा, उन्होंने भी कोई करप्शन नहीं की। ख्वाजा सलमान, उनके भाई, उन्होंने भी कोई करप्शन नहीं की। हनीफ अब्बासी एफिड्रीन केस आपको याद होगा, उन्होंने भी कोई करप्शन नहीं की। राना सनाउल्लाह, वो तो है ही नहीं करप्ट, आप क्या बातें करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान नैब बुलाती है, वो कहते हैं कौन सी नैब, चले दौड़े आप, वो भी करप्ट नहीं है। अच्छा, ये है, हमने बात कर ली माजी की, इन केसेस पे कोई खास बातचीत नहीं हो रही है, भी सिर्फ बात ये हो रही है कि अब किसको क्लीन चिट मिलनी बाकी रह गई, जिसका एक जिक्र आपने आज किया जी, नवाज शरीफ साहब। अच्छा, अब जिक्र हो रहा है फराह गोगी ने करप्शन की, अब जिक्र हो रहा है इमरान खान ने करप्शन की, बुशरा बीबी ने करप्शन की, उस्मान बुज़दार ने करप्शन की, जुल्फी बुखारी ने करप्शन की, एक्स ने की, वाई ने की, जी ने की, जो सारे PTI वाले थे अब उन्होंने करप्शन की। यही अलमिया है, यही रोना है इस मुल्क का, इसके अलावा कोई अलमिया नहीं है, कोई रोना नहीं है। अदालतें माजरत के साथ उस डायरेक्शन में बढ़ने लग जाती हैं जिस डायरेक्शन का मैंने जिक्र आपसे किया है। हमारा तमाम जुडिशल सिस्टम जो है वो इसी डायरेक्शन में बढ़ता। हाँ, उनके केसेस रहते हैं जिसको हम कहते हैं ना हल्की आंच या तेज़ आंच, वो अब हल्की आंच पे रहेंगे जिनका मैंने पहले जिक्र किया। तेज़ आंच यहाँ पे हुई है, इनमें से कोई भी हांडी जो है ना वो जलने नहीं देते, क्योंकि हांडी जल गई फिर तो खेल ख़त्म हो गया, क्योंकि जो दूसरा है उसको भी ज़ाहिर है आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। तो दीज आर जस्ट प्रेशर टेक्निक्स एंड टूल्स।
आप मुझे मिसाल कोई बताएं कि जी फ़लाने के ख़िलाफ़ करप्शन केसेस था, आमदन से ज़ायद असासे थे, रेफरेंस बना था, उसको निशान इबरत बनाया गया, उसको बताया गया कि मुल्क का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। बाकी जितने भी लोग वो काम कर रहे थे कि जी अगर आप करप्शन करेंगे, अवाम का जो गरीब अवाम है, मस्कीन है, गरीब है, बेचारे यतीम है, जिनके पास पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, खाना पीना नहीं है, आप उनको लूट खसूट करते हैं। आपने अपना मुल्क बनाया, अपना निज़ाम बनाया, आपका अपना कानून है, जो आपका दिल करता है वो आप करते हैं। आप जलसों में खड़े हो जाते हैं, अपना मंजन बेचने लग जाते हैं, बेचारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं, कुछ लगते हैं कुछ नहीं लगते। अब तो लोग लगते भी नहीं हैं। आप पब्लिक सर्वेस करें, जिसको अपनी ज़ुबान में वॉक्स पॉप कहते हैं, आप लोगों के पास जाएँ, जाके पूछें किसको वोट देंगे। ज़्यादातर लोग कहते हैं किसी को नहीं देना, किसी को वोट नहीं हम देंगे। तो खैर वो जिसको आप देने का कहते भी हैं, आपको पता है, वो सबको ही पता है खैर कि वो किसको देने का वोट कहते हैं, कि किसको हमने वोट करना है। सो अर्ज़ ये है, गुजारिश ये है कि ये सारी डिबेट है, वक्ती डिबेट है, ये हम करेंगे और चले जाएंगे। और आपको याद होना चाहिए, अब से चंद हफ्ते पहले, मैं महीनों का भी जिक्र नहीं कर रहा, हम ये बात कर रहे थे अपने तमाम ऑनरेबल गेस्ट के साथ बैठ के कि नवाज शरीफ के पास कानून के मुताबिक ऑप्शन नहीं है, रास्ता नहीं है कि वो दंदनाते फिरें सड़कों पे, जलसों में, वो सलाखों के पीछे होंगे। बात ये हो रही थी कितना अरसा रहेंगे। हाँ। कहाँ गया यार सारा कुछ, बस कर दें। स्टेट उनको जिस तरह ले के फिर रही है, कभी मरी जा रहे हैं, कभी बलूचिस्तान जा रहे हैं, कभी सियालकोट जा रहे हैं, कभी लाहौर में फिर रहे हैं, कभी मॉल्टॉन जा रहे हैं, कभी जाती उमरा जा रहे हैं। यार छड़ दो, बस कर दो। सही। सना, नैब मुतनाज़े है, अब तो अदलिया ने भी इस पर सवालात खड़े करना शुरू कर दिए हैं। क्या एहतसाब शफाफ हो पाएगा? मेरा ख्याल है ये तो एक बड़ा मज़ाहिया सवाल है जो आप मुझसे पूछ रही हैं कि एहतसाब हो पाएगा, क्योंकि अगर हम नैब की बात करें तो सबको पता है कि नैब किस लिए इस्तेमाल होता है। सोहेल साहब ने, मुर्तज़ा साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि इस मुल्क में क्या होना चाहिए, लेकिन क्या होता है हमें वो भी जरा अपने गिरेबानों में झांक कर देख लेना चाहिए। नैब की कसीदा गोई हम पहले भी कितने प्रोग्राम्स में कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक ये नैब कभी भी बंद नहीं होगा। नैब जिस तरीके से इमरान खान साहब से खुद उनका कहना है कि जी 5-10 मिनट सवाल करता है। लतीफ खोसा साहब ने आज क्या फरमाया था बाहर खड़े होकर कि जी 5-10 मिनट सवालों के बाद वो उनसे वैसे ही गपशप कर रहे होते हैं। उनके पास कोर्ट्स में उन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए मौका ही नहीं होता। ये जो केसेस आज एक के बाद एक क्लोज हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि नैब खुद ही कह रहा है कि जी हमें कोई एतराज नहीं है, फला केस भी क्लोज कर दें, फला केस भी क्लोज कर दें। देखिए ये जो एक रैट रेस है ना कि किसके पीछे भागना है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं फिर उसी बात की तरफ आती हूँ कि हमारी सियासी जमातों को एक मर्तबा पत्थर दिल के साथ इदारे को या इस सिस्टम को, जो कि एहतसाब का सिस्टम कहलाता है, खत्म कर देना चाहिए। फारूक हमीद साहब हमारे साथ बैठे हुए, ये बेहतर बता सकेंगे कि जो एहतसाब कमीशन किस तरह काम करता रहा माजी में, एफआईए किस तरह काम कर सकती है और किस तरह का काम उससे लिया जाता है। ने बहुत दफा रोशनी डाली है इस पर। वाकई इज्जत है भी पाकिस्तान में या नहीं है। तो आई थिंक हमें ये खुद समझना पड़ेगा कि हमने बाजू मरोड़ने के लिए इदारे रखे हुए, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम नैब या इस किस्म के इदारों को बनाएं। फिर ये कि जावेद इकबाल साहब अभी तक हयात है, उनकी वीडियोज आज भी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हमारी मेमोरी इतनी मुख्तसर है कि हम भूल जाते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तो आई थिंक हमें भी खुद ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस मर्तबा नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, जो कि आज भी नून लीग की ये राय कि जी उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो आई थिंक उनको भी बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंसाफ करना चाहिए। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, 2013 से 17 तक उनके केसेस खोले गए। उस वक्त नून लीग वफाकी वज़रा की पिच पर बैठकर खुशी मनाते थे और तालियां बजाते थे, और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में बैठकर ये कहती थी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और वही नून और पीपल्स पार्टी थे जो पीटीआई के टाइम पे ऑपोजिशन में बैठकर ये सवाल उठाते थे। तो आई थिंक हमें इवेंचुअली ये करना चाहिए कि हमें इस इदारे को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर हमने अपने अपने मफाद की सियासत करते हैं तो फिर इदारे और इस किस्म का सिस्टम चलता रहेगा। ये केसेस एथिकली बुनियादों के ऊपर लड़े नहीं जाते, केसेस आई थिंक इस बुनियाद पर लड़े जाते हैं कि किस जमात को आपने सिस्टम से बाहर रखना है। जहां क्लीन चिट मिलने की बात है, जो कि आपका अवलीन सवाल था, तो आई थिंक बिल्कुल मिलनी चाहिए, देर मिले या जल्द मिले, लेकिन ये क्लीन चिट इवेंचुअली नवाज शरीफ साहब को मिलनी है। अगर उनको नहीं मिली तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन आई थिंक इस वक्त इन दिनों इस्लामाबाद में बड़ा सवाल ये है कि क्या 8 फरवरी को इंतखाबात वाकई हो भी सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, जो आज जिसके ऊपर हमें डिबेट करने की अभी भी जरूरत है। चलें, मैं फारूक साहब से ये सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि नून लीग के अंदरूनी हलकों में भी इस टाइम ये जो है वो बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि पता नहीं 8 फरवरी को भी इलेक्शन होता है या नहीं, इलेक्शन आगे जाते ही दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इस तरफ इशारा कर चुकी है। और आपको याद होगा फारूक साहब, मौलाना फजलुर रहमान से एक सहाफ़ी ने सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि मौलाना साहब इलेक्शन हो रहे हैं, तो मौलाना साहब का बहुत ही जो अंदाज़ था वो खूबसूरत था कि इलेक्शन अगर नहीं भी हो रहे तो हमें यही कहना है कि इलेक्शन हो रहे हैं।
तो फारूक साहब आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पहले क्विकली मैं पहली बात दूसरी बात भी करता हूँ, लेकिन आपके सवाल का जवाब क्विकली ये है कि हम सब इलेक्शन शेड्यूल कर रहा हूँ, अपना का ऐलान जो है उसका उसके मुंतजर है, वेट कर रहे हैं एग्जैक्टली अगले चंद दिनों में करना है। तो इलेक्शन शेड्यूल जब आ जाएगा तो मेरा ख्याल है फिर वैसे तो एक किस्म का इलेक्शन प्रोसेस और कैंपेनिंग वो तो पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू कर दी है। हाँ, ये वो बात कर रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कि ये पता नहीं इलेक्शन किसी बहाने की वजह से वो डिले ना हो जाए, लेकिन वी हैव टू सी कि रिमेन पॉजिटिव कि होपफुली वी विल हैव द इलेक्शन ऑन 8 फरवरी। अब इम्पोर्टेंट बात देखें जी, नवाज शरीफ साहब ने 3-4 दिन पहले एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला और वो मीडिया ने पकड़ लिया, और वो ये कि सियालकोट में गालिबन चेंबर ऑफ कॉमर्स में कि इंडस्ट्री में जो पैसा आए ये पूछना नहीं चाहिए कि पैसा कहाँ से आया। इसको इस जुमले को आप ध्यान में रखें। नाउ एक्चुअल पॉइंट, भाई हम सब भूल गए हैं, सोहेल भट्टी साहब ने जिक्र किया, हमने बहुत कवर किया और बहुत एक माइन्यूटली स्टडी किया था जब ये पनामा की जीआईटी बनी थी। ओ भाई, एक जीआईटी हेडेड बाय वाजिद जिया और नीचे टॉप इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट्स 10 वॉल्यूम तैयार किए। तो आपके ख्याल में, सॉरी आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, एक्चुअल वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन आपके ख्याल में वो ऐसे ही अपना चाय कॉफी पी रहे थे? वो 10 वॉल्यूम्स में क्या था? वो मजाक था 10 वॉल्यूम्स में? और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जब नैब को ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा था कि जी आप 6 हफ्ते में रेफरेंस दायर करेंगे बेस्ड ऑन दिस डाटा, ह्यूज डेटा जो अपना जीआईटी ने कंपाइल किया, डॉक्यूमेंट राइटिंग, और एहतसाब अदालत को कहा 6 महीने में यू विल कंप्लीट द केस, और एक मॉनिटरिंग जज बनाया कि कोई देरी नहीं होगी, कोई ड्रैगिंग नहीं होगी। फिर भी एहतसाब अदालत ने, विच इज द ट्रायल कोर्ट, फिर भी उन्होंने 8 से 9 महीने लिए। एहतसाब अदालत इज द ट्रायल कोर्ट जहां पे पूरा ट्रायल लड़ा गया, बड़े जबरदस्त डिफेंस लॉयर्स थे, जबरदस्त नैब ने वहां पे लड़ा। और आज भी मुझे याद है कि उस बारे में खबर आई थी कि नैब लाहौर या नैब पंजाब था उस वक्त कि उनकी एक टीम लंदन भी गई थी। सो ये कहना कि जनाब नैब ने रेफरेंस गलत बनाया था, यार ये तो मैं हैरान हूं कि आप मतलब ये कह रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान के टॉप इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने हेडेड बाय वाजिद जिया, और वाजिद जिया वो वन ऑफ द की विटनेसेस जब ये ट्रायल हो रहा था, तो क्या वो सारा मल्टीप्लाई बाय 0 है? देखिए ये बात नहीं है। अब नैब का डिलेमा ये हो गया, मेन चीज जो है अदालतें वाकई ऐसे ही लग जाती हैं, ऐसे ही वकला आ जाते हैं, ऐसे ही सबूत सामने आ जाते हैं और ऐसे ही उसके बाद क्लीन चिट मिल जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट, इट्स एन अपील कोर्ट। नैब का डिलेमा ये है कि जनाब हम अपना बनाया हुआ रेफरेंस तो हमने तैयार किया कि 2 महीने में उसको डिफेंड करें या क्या करें? ये आप उनका डिलेमा देखें उनकी क्या इस वक्त हालत होगी। अगर वो इस रेफरेंस को डिफेंड नहीं करते हैं, जो कि नैब के एसओपी के बिल्कुल मुखालिफ है, नैब इज सपोज्ड टू डिफेंड रेफरेंस टिल द लास्ट मिनट, अगर वो डिफेंड नहीं करते हैं तो गुड लक, अच्छी बात है, नवाज शरीफ साहब एक्विट हो जाएंगे, लेकिन फिर जीआईटी का क्या बनेगा? उन लोगों को भी बनाया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है फारूक साहब, आपका पॉइंट क्लियर है। मेरा एक पॉइंट सुन लेते जी। मैं समझता नैब को, मैं खुद भी नैब में रहा हूं, मैं समझता हूं पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी की तारीख में ये जो जीआईटी थी, इस जीआईटी का काम हमेशा याद रखा जाएगा। ये याद रखें, इससे बेहतर और पावरफुल जीआईटी पाकिस्तान की तारीख में नहीं बनी, इससे पहले नहीं बनी। बिल्कुल ठीक है फारूक साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। अब मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक पे आने के बाद पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है उसके पीछे वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एक और दहशतगर्द हमला बन्नू का, जिसका हम जिक्र करेंगे अपने प्रोग्राम में। दहशतगर्द हमले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बन्नू के इलाके बाकाखेल में अफगान शहरी की जानिब से सिक्योरिटी काफिले पर यह खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 2 अफराद शहीद और 3 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर की जा रही है, जिसका ताल्लुक कलदम TTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से किया जा रहा है। और सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि जब से अफगान शहरियों के इनखला का ये सिलसिला
शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले ज़्यादा होना शुरू हो चुके हैं। पहले मस्तूंग में जो दहशतगर्द हमला हुआ, 55 अफराद के जनाजे हमने देखे, उसके बाद मियांवाली एयरबेस पर हमला हुआ और अब बन्नू में 2 अफराद की शहादत का ये वाक़या है। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये, जो सबसे पहले मैं फारूक हमीद साहब आप ही से पूछ लेती हूँ कि अफ़गान बाशिंदों का इनखला पाकिस्तान पर किस तरह से मज़ीद असरअंदाज हो सकता है? देखिए, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट और हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो कंबाइंड ये जो फैसला था कि इलीगल को भेजा जाएगा, वो तो आज एक मरतबा फिर जस्टिफाई हो गया कि जनाब ये भी कहा गया था कि मेरे ख्याल 24 जो दहशतगर्द हमले थे उसमें 12-14 तो उसमें अफगानी इन्वॉल्व थे। आज भी देखिए ये वाकया आ गया है और ये हाफिज पता नहीं कौन सा ग्रुप है उसका ये बंदा था। तो व्हाट डज इंडिकेट कि ये बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। और ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है फरतुल्लाह बाबर वाली, मैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट तो इसको एडमिट करना चाहिए था, बिकॉज ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, हमारे कौमी सलामती के इंटरेस्ट में है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है। आगे इलेक्शन आ रहे हैं और जाहिर बात है ओवरऑल बेस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी मेंटेन करना तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझता हूँ ये आज साबित हो गया कि रियासत का फैसला ठीक था और सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोट ऑफ इट कि जनाब ये साबित करता है कि अफगान नेशनल जो है वो इन्वॉल्व है दहशतगर्दी में पाकिस्तान में, वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जनाब वो तरीकाकार, भाई क्या तरीकाकार, इलीगल लोग हैं उनको कोई डंडे मार के तो कोई नहीं निकाल देता, वो तो बड़े इज्जत के साथ जो मीडिया रोज दिखाता है और काफी वॉलंटरली जो है वो वापस जा रहे हैं अपना टू अफगानिस्तान। सो बाकी जो मामला हैं इंटरस्टेट वो एट द हाईएस्ट लेवल आपस में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो उनके तो फैसले होने चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन जहां तक ये 2,54,000 आज तक ये इलीगल अफगान वापस गए, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम को ट्रिब्यूट पे करना चाहिए कि ये केस गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री ने वो बोल्ड और करेजियस फैसला किया जो पहले कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे इदारों के पास अब नेक्स्ट क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इस तरह से जो दहशतगर्द हमले उनको कंट्रोल किया जा सके? इदारों को काम करना चाहिए मज़ीद तगड़े होके। इस साल जनवरी में मेरे सामने कुछ चीज़ें लिखी पड़ी हैं। 30 जनवरी पेशावर में धमाका होता है और उसमें 30 नमाजी शहीद होते हैं। 6 मार्च सिब्बी पे धमाका होता है, 6 पुलिस एहलकार शहीद होते हैं। 10 अप्रैल कोयटा बाजार में धमाका होता है। 25 अप्रैल सवात में धमाका होता है, 17 शहीद होते हैं। जुलाई 31 में 63 लोग जहाँ भाग होते हैं, JUI फेक ही रैली पे अटैक होता है। अगस्त में वजीरिस्तान में हमला होता है, 9 फौजी शहीद होते हैं। सितंबर में एयरफोर्स बेस का जिक्र अभी किया फारूक साहब ने, और आज का वाक़या, ये मैंने आपको कुछ चीज़ों का जिक्र किया जो ज़रा मेन थे। इसके अलावा दहशतगर्दी के और भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। हमारी अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, हम इस बिलीफ के साथ सोते हैं कि वो चाको चौबंद हैं, वो अपने पोजीशन संभाले हुए हैं, डटे हुए हैं और वो तमाम कोशिशें और वसाइल बुरुएकार ला रहे हैं जिससे वो इनका कला कमा कर सकें। ये ज़रूरी है, वी नो दैट। बट जो गौरतलब चीज़ है वो जियो पोलिटिकल मंजरनामा जिसको कहते हैं, उसको समझना भी ज़रूरी है। हमें वो वक्त नहीं भूलना चाहिए जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हो रहा था और पाकिस्तान में उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा था। यहाँ से काबुल फ्लाई किया जा रहा था उस वक्त के जनरल फैज़ की जानिब से, जो ISI के चीफ थे। आपको याद होगा मग उन्होंने हाथ में पकड़ा, एक तस्वीर भी आई थी। तो हमारी ग्लोरिफिकेशन का उस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट के आने को इस्लाम की फतह से जोड़ा जा रहा था, हक़ की फतह से जोड़ा जा रहा था। आज आप कहते हैं कि जी वो दहशतगर्द हैं। आपने पहले गलत किया या आप आज गलत कर रहे हैं, या आप तय करें। आपने ये भी गलत किया कि जब रशियंस वहाँ से गए और आपने जिस तरह उनको भगाया, तालिबान के ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन किया, तो अफ़गानियों को आपने यहाँ पे पनाह दी और वो कई हज़ार से लाख में कन्वर्ट हुए और अब कुछ कहते हैं 1 करोड़ हो चुके हैं। अभी जब तालिबान का टेकर हुआ आपने तब भी उनको पनाह दी, अब आप कहते हैं नहीं हमसे गलती हो गई, अब आप वापस जाएँ। तो आप पहले की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर आइडेंटिफाई करें इशू को, सॉर्ट आउट करें इशू को, और कहते हैं ना घर तक छोड़ के आएँ। तो आप घर तक छोड़ के आएँ। आपके अपने मुल्क में दाने नहीं है कि आपने लोगों को दे सकें, वो रोटी खा सकें। सवाल करने दीजिए सोहेल साहब, ये TTP को कब तक टॉलरेट करेगी पाकिस्तानी हुकूमत? आखिर अफगान हुकूमत को और क्या चाहिए? ये मेहमान नवाजी का सिला दे रही है अफगान हुकूमत? सना, ये बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, दहशतगर्दी का जंग का सामना किया, और मिला 60,000 से जायद
पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए और आज भी सिक्योरिटी फोर्सेज हर गुजरते दिन के साथ अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। अलमिया ये है कि जब भी अब पाकिस्तान की जानिब से अफगान हुकूमत को ये मामला टेकअप किया गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो सेफ हेवन है वो अफगानिस्तान है और उनके मुख्तलिफ पाकिस्तान दुश्मन ताकतों के साथ उनकी रबाबत है, उनके टारगेट को ये अचीव करने के लिए मासूम अफगानियों को भी इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले में ये मुलविस हैं, इनका वहाँ पे खात्मा किया जाए। यकीन दहानियां भी करवाई गई, कभी कभार अनाउंसमेंट भी हुई, लेकिन कोई अमली इकदाम हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया। देखिए जब इस सारे सिनेरियो के अंदर जब गैर कानूनी तौर के ऊपर मुकीम अफगानियों की तादाद पाकिस्तान में लाखों में हो गई तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई, कंट्री वाइड एक्सरसाइज हुई और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऐसे सामने आए जिसके बाद ये फैसला किया गया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद पाकिस्तान के हालात खराब करने में मुलविस हैं, दहशतगर्दी में मुलविस हैं, दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, उनके ये फिनेंसर हैं और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके साथ साथ जखीरा अंदोजी और हर दूसरे खराब काम के अंदर ये मुलविस हैं। ये कंप्रीहेंसिव वर्क होने के बाद 26 सितंबर 2023 को वफाकी हुकूमत एक बड़ा कंप्रीहेंसिव प्लान तैयार किया कि अब हमें अगर अफगान गवर्नमेंट इस मामले को टेकअप नहीं कर रही तो हमें खुद एक्शन करना होगा। 26 सितंबर को पूरे वफाकी कैबिनेट से पूरे इस प्लान की मंजूरी ली गई और मैं इसको परसू कर रहा था पूरी तफसीलात के साथ। हमने टेली न्यूज़ के ऊपर यह खबर ब्रेक की कि अब हतमी फैसला कर लिया गया है रियासत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को निकाला जाएगा, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में मुलविस हैं, दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर हैं, उन्हें ये हर तरह से सपोर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है जी ठीक है सोहेल साहब, आपका पॉइंट क्लियर है। सना सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अब टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान का सख्त लाइहा अमल अपनाने की जरूरत पेश आ चुकी है? नहीं, मेरा ख्याल है ये किस मुल्क की बात हो रही थी, ये पाकिस्तान की बात हो रही थी। मुझे तो नहीं लगता ये पाकिस्तान की बात हो रही थी कि ये सब कुछ प्लान हो रहा था, ये सब कुछ यूं हो रहा था। इम्प्लीमेंटेशन भाई रियलिटी क्या है? आपने उन 17 लाख लोगों के बारे में कहा कि ये खुदारा इनको अपने अपने मुल्कों में वापस भेजें, तो उसमें से गए कितने? 1.5 लाख से ऊपर लोग ही नहीं गया। आज भी अफगानियों ने आपके तमाम ऑर्डर्स को, आपकी तमाम कैबिनेट के डिसीजंस को, आपकी गवर्नमेंट के स्टांस को जूते की नोक पर रखा है। यानी किसी को परवाह ही नहीं है। इस मुल्क में रियासती रिट है कहां? वजीर दाखिला जहां का खड़ा होकर ये कहता है कि ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोगों को वापस भेजेंगे, हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि कौन सा बंदा कौन है। लेकिन बात यह कि आपने उसमें किया क्या? मुझे आज भी याद पड़ता है कि 15 दिन, जब 30 दिन का नोटिस दिया गया था, उसमें 15 दिन में टोटल 30,000 लोग भी नहीं गए थे। अगर वो फिगर लाख डेढ़ तक भी पहुंचा तो ये 17 लाख या 10 लाख के फिगर को नहीं पहुंचा सके। फिर आप दूसरी तरफ देखें कि तालिबान स्टेटमेंट्स क्या देते हैं, वो किस किस्म की धमकियां हमें दे रहे हैं। जहां भारत के अंदर आपका अफगानिस्तान का सिफारत खाना बंद कर दिया गया क्योंकि वो फंक्शनल नहीं हो सकता था, वहां दूसरी तरफ आप उनको ये नहीं कह सकते जो 30 लाख लोग पिछले कितने सालों से आपकी इकोनॉमी को खा गए, आपके सोशल नेटवर्किंग को खा गए, आपके माशरती डायनामिक्स उन्होंने चेंज कर दिए, आपके यहाँ कारोबार का तरीका तब्दील करके रख दिया। हर इलीगल काम अगर होता है तो उसके पीछे कौन है ये आप और मैं बखूबी जानते हैं। उसकी शुरुआत किसने की है हम बखूबी जानते हैं। स्मगलिंग चाहे बलूचिस्तान हो चाहे केपीके हो, वहां से कौन इनिशिएट करता है, फैसिलिटेट कौन करता है, ये सब हमें पता है। लेकिन इवेंचुअली हम कह नहीं सकते क्योंकि वो ब्रदर इस्लामी मुल्क है। खुदारा के वास्ते मैं कहती हूँ कि आप पाकिस्तान के हवाले से अभी भी मुरवतों में वो भी पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक, हम पाकिस्तान के बारे में सोचते नहीं है। आई थिंक ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी है, बड़ी देर से की गई, लेकिन अब उस पर सख्ती से अमल दरामद कराने की कोशिश है। कम से कम स्ट्रिक्टली इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाए। बिल्कुल ठीक है सना मिर्जा साहिबा, बहुत शुक्रिया। मुर्तजा डार साहब, फारूक हमीद खान साहब, सोहेल भट्टी साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।